हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आपके YouTube चैनल दिलीप बायोलॉजी ओलंपियाड में एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का हम लोग एक एक टॉपिक पूरी गहराई के साथ और फुल डिटेल में समझेंगे। चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो इस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। आखिरकार ये जैव प्रक्रम होता क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम हमारे शरीर में या जीव जंतुओं के शरीर में वह सभी प्रक्रियाएं होती हैं जो उस जीव को जिंदा रहने के लिए अति आवश्यक होता है। ठीक है, मतलब कि वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी जीवधारी को जिंदा रहने के लिए उसके शरीर में बहुत सारी अनेकों क्रियाएं होती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे श्वसन ले लेते हैं, पाचन ले लेते हैं, उत्सर्जन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रक्रियाएं जो है सम्मिलित रूप से जो है जैव प्रक्रम कहलाती हैं। ठीक है, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, पोषण। ठीक है, तो यही सारी प्रक्रियाएं श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, यही सारी प्रक्रियाएं एक साथ मिल करके जैव प्रक्रम कहलाती हैं। ठीक है, मतलब मनुष्य को या जीवधारियों को जिंदा रहने के लिए ये सभी प्रक्रियाएं करना होता है। ठीक है, और यही सभी प्रक्रियाएं करने के लिए ये सभी प्रक्रियाएं जो होता है, ठीक है, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन और पोषण, यही सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से मिल करके जैव प्रक्रम बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी कि जीव को जिंदा रहने के लिए, वृद्धि करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, पाचन करने के लिए ये सभी प्रक्रियाएं करना होता है और यही सभी प्रक्रियाएं मिल करके या सम्मिलित रूप से ही जैव प्रक्रम कहलाती हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि जैव प्रक्रम क्या होता है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम के बारे में चलिए हम लोग एक एक टॉपिक को डिटेल समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें शुरू करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक होगा पोषण। ठीक है, पोषण के बारे में जानेंगे। पोषण यानी न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए पोषण क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे पोषण की परिभाषा। ठीक है, तो देखिए पोषण क्या होता है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। भोजन ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। ठीक है, यानी कि जितने भी समस्त जीवधारी होते हैं उन्हीं जीवधारियों द्वारा जीवित रहने के लिए जो वो लोग भोजन करते हैं यानी खाना खाते हैं। ठीक है, यही प्रक्रिया को बोलते हैं पोषण। ठीक है, पोषण का मतलब होता है कि भोजन को ग्रहण करके उससे ऊर्जा का उत्पादन करना। ठीक है, ऊर्जा निकालना। ठीक है, हम लोग को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऊर्जा का मिलता है जब हम लोग भोजन करते हैं। ठीक है, और यही प्रक्रियाएं कहलाती हैं पोषण। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पोषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो पोषण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में, एक होता है स्वपोषी पोषण। ठीक है, एक होता है स्वपोषी पोषण
और एक होता है परपोषी पोषण। सपोषी पोषण और परपोषी पोषण। सपोषी पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। परपोषी को बोलेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक, तो अब समझेंगे कि स्वपोषी पोषण क्या होता है और परपोषी पोषण क्या होता है। तो देखिए, स्वपोषी पोषण का मतलब होता है कि इसमें जो जीवधारी होता है वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है या बनाता है। ठीक है, उसे ही स्वपोषी पोषण कहते हैं। यानी कि वह जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं स्वपोषी पोषण। वहीं परपोषी पोषण का मतलब होता है ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, परपोषी पोषण कहलाते हैं। ठीक है, अब परपोषी पोषण की एग्जाम्पल क्या हो गई? समस्त जीव जंतु, मनुष्य, ठीक है, मनुष्य और जीव जंतु। और स्वपोषी पोषण में इसमें हरे पादप, ठीक है, हरे पादप यानी हरे पेड़ पौधे, वे पौधे जो ग्रीन होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा ये लोग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके जो लीव्स होते हैं, पत्तियां होती हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और उसी क्लोरोफिल की सहायता से ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं और उसी से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे क्लियर हो गया कि स्वपोषी पोषण क्या होता है और परपोषी पोषण क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रकार, परपोषी पोषण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो स्वपोषी पोषण होते हैं ये कौन सी विधि से या कौन सी प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें जो पादप होते हैं यानी प्लांट्स होते हैं, ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बनाते हैं। एक प्रक्रिया होता है जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। इसी प्रक्रिया के द्वारा हरे पादप जो है अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, अब ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक है, समझते हैं इसको। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी परिभाषा हो गया, लेकिन वो हरे पादप प्रकाश संश्लेषण को कैसे कर पाते हैं, उनको कौन कौन से मटेरियल लगते हैं, वो हम लोग डिटेल से देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं, अभी बाद में देखेंगे इसको। सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो देखिए, ये हो गए प्लांट्स, ठीक है, ये प्लांट्स हो गए। पेड़ पौधों का जो किचन होता है इसके पत्तियों में यानी लीव्स के अंदर होता है। ये पौधे का हो गया जड़ यानी तना हो गया, ये पौधे का हो गया रूट यानी जड़ हो गया, ये हो गया इसका स्टेम यानी कि तना हो गया। ठीक है, अब देखिए आखिरकार प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे कैसे कर पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों को कुछ रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। ठीक है, और वो कच्चे पदार्थ पेड़ पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है,
तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सबसे पहले चाहिए इनको CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक। दूसरे नंबर पे चाहिए इनको वाटर यानी पानी, प्लस खनिज पदार्थ चाहिए इनको, खनिज लवण चाहिए इनको, ठीक है, पानी और खनिज लवण। उसके बाद चाहिए सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, लेकिन क्लोरोफिल तो ऑलरेडी इस पत्ती के अंदर, पौधों की जो पत्तियां होती है ना, इसके अंदर मौजूद है पहले से, ठीक है। तो इसको कहीं से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी इसके अंदर होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि इनको CO2 गैस कहाँ से मिलता है। तो CO2 गैस जो होता है ये वातावरण में मौजूद होता है, वातावरण यानी इन्वायरमेंट में, ठीक। तो ये CO2 गैस पेड़ पौधे वातावरण से ले लेते हैं। अब ये CO2 गैस जो है पत्ती के अंदर एंट्री कैसे करता है, प्रवेश कैसे करता है। पत्तियों के अंदर एक संरचना होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है रंध्र यानी कि स्टोमेटा, ठीक है। अभी समझेंगे इसके बारे में, स्टोमेटा के बारे में क्या होता है। बस जान लीजिए कि पत्तियों के अंदर एक छिद्र होता है जिसको रंध्र बोलते हैं, और इन्हीं रंध्र की सहायता से जो है CO2 गैस पत्ती के अंदर एंट्री करता है, ठीक। अब लीव्स के अंदर CO2 गैस आ चुका है, ठीक है। अब देखेंगे पानी और खनिज पदार्थ ये कैसे पाए जाते हैं। तो देखिए, ये पौधे का रूट है, ये जड़ है, ठीक है। ये मिट्टी के अंदर रूट्स होता है, तो मिट्टी के अंदर जो ग्राउंड वाटर होता है, पानी होता है, इस पानी को रूट्स क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, सोखते हैं, ठीक है, पानी को, ठीक। और जब ये पानी को सोख लेते हैं तो इस पानी को ऊपर तक तने की सहायता से पत्तियों में हर एक पार्ट में जहां जहां प्रकाश संश्लेषण होना होता है, जो है एक ऊतक होता है जिसका नाम होता है जाइलम, ठीक है। इसी जाइलम ऊतक की सहायता से जो है पानी और खनिज पदार्थ पत्तियों तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि CO2 गैस यहाँ से पहुंच गया, ठीक, और पानी और खनिज पदार्थ मिट्टी की सहायता से यानी मिट्टी के अंदर से ऊपर तक जाइलम की सहायता से लेकर आया गया, ठीक है। अब इसके अंदर मान लीजिए CO2 गैस भी आ गया है, पानी भी आ गया है, ठीक। अब इनको खाना बनाने की जरूरत पड़ती है, तो खाना कब बनेगा, जब सूर्य, ठीक है, मान लीजिए सूर्य हो गए, सूर्य देवता, सूर्य का प्रकाश पत्ती के ऊपर जब पड़ेगा, ठीक है, तब ये खाना बना पाएंगे, ठीक। तो सूर्य का प्रकाश जब पत्ती के ऊपर पड़ता है तो हमने बताया था कि पत्ती के अंदर होता है क्लोरोफिल, पत्ती के अंदर होता है क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये जो सूर्य से प्रकाश ऊर्जा आ रहा है, ठीक है, यानी जो सौर ऊर्जा आ रहा है, ठीक है, इस सौर ऊर्जा को बदल देता है रासायनिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। किसकी सहायता से, इस क्लोरोफिल की सहायता से, ठीक है। सब बच्चे बताते हैं कि क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रखता है, ठीक है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है, जो कि उसी की उपस्थिति के कारण जो है पत्तियां ग्रीन कलर की दिखती हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में जो क्लोरोफिल का मेन वर्क होता है, फंक्शन होता है, कार्य होता है, ठीक, वो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, पकड़ने का होता है, ठीक है, और सौर ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इनका प्रकाश संश्लेषण शुरू हो जाता है, ठीक है, और इनका अंत में जो भोजन बनता है उस भोजन का नाम क्या होता है, ग्लूकोज होता है, भोजन का नाम होता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 होता है, ठीक है। और एज ए बेस्ट प्रोडक्ट इसके अंदर से O2 गैस रिलीज होता है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो एंट्री तो होती है CO2 गैस की पत्ती के अंदर, ठीक है, लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट में, वातावरण में, जो कि हम लोग को जिंदा रहने के लिए बहुत ही जरूरी होता है, ठीक। तो यानी कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, ठीक। हम लोग जो CO2 गैस छोड़ते हैं वातावरण में, वो CO2 गैस को पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए यूज कर लेते हैं, और उल्टा हम लोग को क्या देते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं, ठीक है। तो यही प्रक्रिया होता है प्रकाश संश्लेषण का, ठीक है। अगर ये आप लोग को प्रक्रिया पूरा समझ में आया होगा तो आप लोग प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा भी बता सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक। तो इसका परिभाषा आप लोग कैसे बताएंगे प्रकाश संश्लेषण का, तो बताओगे कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होता है जिसकी सहायता से या जिसमें हरे पेड़ पौधे मिट्टी से
जल तथा खनिज पदार्थ को लेकर के, वातावरण से CO2 गैस लेकर के, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक, परिभाषा ऐसे इंक्लूड कीजिए, मतलब ऐसे प्रदर्शित कीजिए ताकि उसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल हैं वो सब सम्मिलित हो जाएं। ठीक है, फिर से बताते हैं एक बार। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होता है जिसमें हरे पेड़ पौधे मिट्टी से जल तथा खनिज पदार्थ लेकर के, वातावरण से CO2 गैस लेकर के, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, CO2 गैस की एंट्री होती है। अगर प्रश्न आ जाए बच्चे कि ये जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, आखिरकार ये किस चीज का पार्ट है, ये कैसे बना, तो बताओगे कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें जब वाटर यानी कि H2O, ठीक है, ये टूटता है तब ऑक्सीजन गैस निकलता है। ठीक है, आप लोगों को पहले पता है कि वाटर जो है मिट्टी के अंदर से सोखा गया था पत्ती के अंदर भोजन बनाने के लिए। ठीक है, फिर क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है इस पत्ती के ऊपर तो इसके अंदर जो वाटर होता है, ठीक है, ये टूट जाता है। इसको बोलते हैं ना फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये टूटता है तो ये जो H है यानी कि हाइड्रोजन, ये अलग हो जाता है और ये जो O2 है ये अलग हो जाता है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन जो है ये यूज हो जाता है ग्लूकोज बनाने में, और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बचता है ये जो है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ये बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर आप लोग का कि आखिरकार प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस कहाँ से आया और किसका पार्ट है। तो ऑक्सीजन गैस बच्चे पानी का भाग होता है। ठीक है, क्योंकि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब जब पानी के ऊपर सनलाइट पड़ता है तो पानी टूट जाता है, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। हाइड्रोजन यूज किया जाता है ग्लूकोज बनाने में और ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा बचता है वो निकाल देता है बाहर। ठीक है, हम लोग के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हमारा तो बच्चे अभी खत्म हुआ स्वपोषी पोषण। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हमारा अगला टॉपिक परपोषी पोषण तथा उसके प्रकार के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे परपोषी पोषण के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। परपोषी पोषण, ठीक है, परपोषी पोषण इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका भी परिभाषा बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या बताएंगे कि ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक है, नहीं बना पाते हैं, क्या कहलाते हैं, परपोषी पोषण कहलाते हैं। ठीक है, अब वो कौन से जीवधारी हैं बच्चे, समस्त जीवधारी हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे। जैसे इसमें आ जाएंगे कौन, एग्जाम्पल के लिए अगर एग्जाम्पल देखेंगे इसमें आ जाएंगे मनुष्य। ठीक है, मनुष्य और जीव जंतु। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, परपोषी पोषण के। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि परपोषी पोषण भी, इसमें भी कुछ कैटेगरी होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं, मतलब अलग अलग भाग इसमें भी होते हैं। ठीक है, तो परपोषी पोषण भी मुख्यतः इनको 3 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, पहला कौन सा है, प्राणी संभोजी पोषण। दूसरा है मृतोपजीवी पोषण। ठीक है, और एक होता है परजीवी पोषण। ठीक है, परजीवी पोषण। तो देख सकते हैं आप लोग परपोषी पोषण में भी 3 कैटेगरी होते हैं, 3 भाग होते हैं या 3 घटकों में बांटे गए इनको। कौन कौन से, प्राणी संभोजी पोषण, मृतोपजीवी पोषण और परजीवी पोषण। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं। अब प्राणी संभोजी पोषण को बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं ना होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। मृतोपजीवी को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे
सॉरी इसको बोलेंगे सैप्रोफाइटिक, SAP सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, इसको बोलेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। परजीवी को बोलेंगे, परजीवी पोषण को पैरासाइटिक, PARASITIC, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी हो गई परपोषी पोषण के। अब चलिए हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं तीनों को, ठीक। अब देखिए जो प्राणी संभोजी पोषण होते हैं, इस कैटेगरी में ऐसे जीव जंतु आते हैं जो अपने भोजन को मतलब डायरेक्ट निगल जाते हों, ठीक है, जो अपने भोजन को निगल लेते हों, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गए अमीबा, इसका एग्जाम्पल है अमीबा और मनुष्य। अमीबा और मनुष्य आते हैं इस कैटेगरी में, प्राणी संभोजी पोषण में, ठीक है। इसका प्राणी संभोजी यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि अपने भोजन को मतलब डायरेक्ट निगल जाना, ठीक है। इससे होता नहीं है कि अधिकतर जो जीव होते हैं उनमें क्या होता है, उनके लिए पोषण की जो विधि होती है ना अलग अलग होती है, ठीक है। माउथ नहीं होता है, पाचन तंत्र विकसित नहीं होता ना, लेकिन ये जो प्राणी संभोजी कैटेगरी के होते हैं जीव, ये अपने जो भोजन होता है, फूड होता है, उसको डायरेक्ट अपने बॉडी के अंदर मतलब इनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है, इनटेक कर लेते हैं, ठीक। तो ये होता है प्राणी संभोजी पोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ठीक। अगला हम बात करेंगे मृतोपजीवी पोषण। अब जैसे नाम से लग रहा है मृतोपजीवी पोषण, ठीक है। मृतोपजीवी पोषण क्या, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। हम बात करेंगे मृतोपजीवी पोषण के बारे में, ठीक है। तो मृतोपजीवी पोषण का मतलब क्या होता है, देखो मृत शब्द आ रहा है, मृत मतलब मरे हुए, परजीवी मतलब दूसरे के ऊपर, यानी कि ऐसे जीवधारी जो मरे हुए और सड़े गले, मरे हुए और सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हो, ठीक है, मृतोपजीवी पोषण कहलाते हैं। यानी कि इसका एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग, कवक, मशरूम, ठीक है, ये ऐसे मतलब प्राणी होते हैं, ठीक है, या ऐसा परजीवी होते हैं जो कि मरे हुए सड़े गले पदार्थों के ऊपर रह करके और उसी से अपना भोजन, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे कोई मतलब सब्जी सड़ रहा है या कोई जीव जंतु मर गया है, ठीक है, तो उसी के ऊपर ये जो कवक होते हैं, फंगस उग जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं और उसी से ही अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्राणी जो अपना पोषण जो है मरे हुए या सड़े गले वस्तुओं से प्राप्त करते हो, पदार्थों से प्राप्त करते हो, उसको बोलते हैं मृतोपजीवी पोषण। एग्जाम्पल आपके सामने, ठीक है, ठीक। तो चलिए हम लोग बात करते हैं तीसरा प्रकार, तीसरा है परजीवी पोषण, ठीक। परजीवी पोषण मतलब होता है ऐसे जीव जो अपना पोषण प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे के शरीर के ऊपर आश्रित रहते हैं, किसी दूसरे के शरीर के ऊपर आश्रित रहते हैं, ठीक है, ये कहलाते हैं परजीवी पोषण। मतलब क्या, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे जूं, ठीक है, जूं ले लेते हैं, लीच यानी कि जोंक, ठीक है। आप लोग देखे होंगे ये जो जूं होता है ये हेड यानी सिर में होता है और उसी पे रहता है, सिर के अंदर रहता है और वहीं से जो है गंदे पदार्थ, खराब पदार्थों को क्या करता है, प्राप्त करता है, अपना पोषण वहीं से प्राप्त करता है, ठीक है। ये जो जोंक होता है ये जलीय जीव होता है, जोंक, ठीक है, ये जलीय जीव होता है जो कि जल में रहता है और जैसे ही जल में कोई प्राणी, कोई जीव जंतु जाते हैं तो क्या करता है, जोंक उसके शरीर पे चिपक जाता है और उसी के शरीर पे रहेगा और वहीं से उनके ब्लड को सक करेगा, खून चूसेगा और अपना पोषण प्राप्त करेगा, ठीक है। अगर हम लोग पौधे में बात करेंगे कि क्या पौधे भी इस कैटेगरी के होते हैं, तो हाँ होते हैं। इसका एग्जाम्पल बेस्ट है अमरबेल, ठीक है। ये जो अमरबेल होता है ये भी परजीवी में ही आता है।
अमरबेल की खास बात होती है, अगर इसको हम लोग किसी प्लांट के ऊपर ऐसे डाल देंगे, फेंक देंगे, तो क्या करेगा, ये उस प्लांट के ऊपर अटैच हो जाएगा, ठीक है, और वहीं पर रहेगा, वहीं पे सर्वाइव करेगा। और जो भी भोजन, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ये किसी प्लांट का टहनी है, शाखा है, और अमरबेल पतला सा होता है बोर की तरह, तो क्या करता है, अमरबेल में ना पत्ती वगैरह नहीं होता है, ना रूट होगा ना पत्ती होगा, ठीक है, इसमें केवल क्या होता है, तना होता है, स्टेम। और इसके तने में इतनी खास बात होती है कि अपने तने से ही वो पौधे के टहनियों में चिपका रहता है और उसी से अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। यानी कि पौधे के तनों में चिपका रहेगा, इनके शाखाओं में लिपटा रहेगा इसे, और जो भी खाना पेड़ पौधे बनाएंगे उन्हीं खाने, मतलब उन्हीं में से ये जो है अमरबेल अपने भोजन को प्राप्त कर लेता है और उसी के ऊपर रहता भी है, ठीक है। तो ये हो गया परजीवी पोषण, ठीक है। तो हमारा क्लियर हो गया पोषण। अब चलिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का। हमारा न्यूट्रिशन वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। इसी में बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न खूब पूछता है बच्चे, स्टोमेटा और रंध्र के बारे में, जिसको बोलते हैं ना रंध्र, इंग्लिश में स्टोमेटा, ठीक है। खूब एग्जाम में आता है कि रंध्र क्या होता है, ठीक है। तो बच्चे देखिए, जो लीव्स होते हैं पौधों की, जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों के निचले सतह पर, पत्तियों के निचले सतह पर ये उनके कोशिकाओं के अंदर जो है मौजूद होता है, ठीक है। ये जो स्टोमेटा होता है, इसका जो कुछ शेप होता है, आकार होता है, कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। ये इसके अंदर, ये बाहर की इसकी सहायक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। ये हो गई इसकी सहायक कोशिकाएं, ठीक है। इसको बोलते हैं ना सहायक कोशिका, इसको बोलेंगे सहायक कोशिका। और ये जो दिख रहा है काजू की तरह बीन शेप में, इसको बोलते हैं ना द्वार कोशिका, ठीक है। ग्वाड सेल से बोलते हैं इसको, GUARD, ग्वाड सेल बोलते हैं, द्वार कोशिका, ठीक। बीच में एक रंध्र दिख रहा होगा, छिद्र, इसको बोलते हैं बच्चे पोर, या हिंदी में रंध्र बोलेंगे, ठीक है। और ये पौधों में बहुत ही आवश्यक होता है। हमने अभी पहले टॉपिक में बताया था कि पौधों के निचली सतह पे कुछ इस टाइप की संरचनाएं होती हैं, और जो भी मतलब गैस होते हैं, ऑक्सीजन निकलता है या CO2 गैस अंदर आता है, इसी के रास्ते से आता जाता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे मतलब स्टोमेटा, यानी कि रंध्र हो गया, ठीक है। ये जो ग्वाड सेल होता है बच्चे, ये ओपन और मतलब क्लोज करता है, यानी कि जब आवश्यकता होती है तो ये ग्वाड सेल क्या करता है, इसको दरवाजे को बंद कर देता है, मतलब कुछ इस शेप में हो जाता है, यानी कि ये बंद प्रकार का है, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, खुला और बंद, ठीक है। खुलता कब है, जब इसके अंदर पानी भर जाता है ना, तो ये फूल जाता है, ठीक है। तो खुल जाता है, और जब पानी बाहर जाता है तो पिचक जाता है, ठीक है। तो ये खुलना और बंद होना जो है पानी के ऊपर डिपेंड करता है, और ये समय समय से खुलता है और बंद होता है, ठीक है। अब बात करेंगे वाष्पोत्सर्जन के बारे में, यानी कि ट्रांसपिरेशन, TRANSPIRETION। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, यानी वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही आसान टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है बच्चे, बोर्ड एग्जाम में आता है। तो वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा क्या होगी, बताओगे कि जो पौधे होते हैं ना, पौधों के वायवीय भागों क्या मतलब, यही स्टोमेटा, यही वायवीय भाग है, ठीक है। वायवीय भागों द्वारा जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना, उसी पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। यानी कि पेड़ पौधों के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान या अन्य समय पे, जब ये इनके अंदर पानी एक्स्ट्रा बच जाता है, तो इसी पानी को क्या करते हैं, ये अपने वायवीय भागों द्वारा, यानी स्टोमेटा के द्वारा वो उसको वाष्प के रूप में
मतलब पत्ती के से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसी क्रिया को बोल देते हैं ना वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। और बच्चे वाष्पोत्सर्जन जो है पौधों में होना अति आवश्यक भी होता है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन क्या करता है, पत्तियों में पानी की मात्रा को मेंटेन रखता है, पत्तियों में जो पानी की मात्रा होती है ना इसको बनाए रखता है, इसको मेंटेन रखता है, ठीक है। और पत्तियों को हमेशा ये ठंडा बनाए रखता है, कूलिंग में सहायता करता है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। और बच्चे वाष्पोत्सर्जन की सहायता से ही ये जो पत्ती के पत्ती नहीं, रूट्स के अंदर जो पानी रहता है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, ये पानी जो है इसी की सहायता से आता है, ठीक है। अगर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया ना होगी तो इसमें प्रेशर नहीं बन पाएगा, ठीक है। उधर ऊपर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, यानी कि एक्स्ट्रा पानी बाहर निकलता है और नीचे से प्रेशर के द्वारा नीचे से पानी जो है रूट्स में जाता है, ठीक है। तो ये हो गया वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट और कुछ टॉपिक देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बात करेंगे अमीबा में पोषण, एक टॉपिक बचा है, थोड़ा अमीबा के बारे में बात कर लेते हैं। बात करेंगे हम लोग अमीबा में पोषण, ठीक है। अमीबा, ठीक। देखिए बच्चे, अमीबा क्या होता है, अमीबा एक सूक्ष्म जीव है जो कि पानी के अंदर, या कह सकते हैं इसको ये जलीय सूक्ष्म जीव है, जल के अंदर हमेशा होता है, ठीक है। ये है क्या चीज, ये है प्रोटोजोवंस, ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, अमीबा प्रोटोजोआ है, ठीक है। और एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है, अमीबा एक कोशिकीय होता है। और ये क्या है, ये प्रोटोजोआ है, ठीक। प्रोटोजोआ में आपके एवुलिना आएंगे, पैरामीशियम भी आएंगे, अमीबा भी आता है, ठीक। और ये आप लोग को लोअर क्लास में पढ़े होंगे आप सब कि अमीबा जो होता है इसका जो है कोई आकार निश्चित नहीं होता है, मतलब इसका जो शेप होता है ना ये कोई मतलब फिक्स नहीं होता है कि अमीबा का जो शेप है ऐसा ही बनता है। ये अपने भोजन या शिकार के लिए ना अपने शरीर को हमेशा चेंज करता रहता है, ठीक है, अपने आकार को बदलता रहता है, ठीक। तो देखते हैं कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल के लिए अमीबा हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए हो गया अमीबा, ठीक है। हाँ, अमीबा एक खास बात और होता है ये अमीबा झूठा पैर भी बना लेता है, झूठा पैर, ठीक है, जिसको फॉल्स फीट बोलते हैं। कब बनाता है, देखिए मान लीजिए अमीबा को अगर पोषण करना है तो पोषण कैसे करता है, ये मान लीजिए कि इसका जो है शिकार यानी भोजन यही है, ठीक। तो क्या करेगा अगले स्टेप में, ये अपने साइज को जो है कुछ इस प्रकार बना लेगा, ठीक है, ताकि भोजन को कैच कर सके, भोजन को पकड़ सके, ठीक। और अगले स्टेप में क्या करेगा अमीबा, अपने शरीर को फिर कुछ उसी प्रकार से मोड़ेगा, ठीक है, इस टाइप से। और ये जो भोजन है मतलब इस भोजन को क्या करेगा अपने अंदर पकड़ने का प्रयास करेगा, ठीक है। ये क्या करता है, इसको हम लोग बोल देंगे ना फॉल्स फीट, झूठा पैर यही है, ठीक है। और इसके अंदर ये खाद्य रिक्तिका, इसको हम कह सकते हैं खाद्य रिक्तिका, इसी के अंदर जो है भोजन आता है। और ये जो अगले स्टेप में ये क्या करता है अमीबा, ठीक है, कुछ ऐसा शेप बनाएगा और जो है ये जो भोजन बाहर है ना इस भोजन को बिल्कुल अपने शरीर के अंदर ले लेगा और लास्ट में इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसका खाद्य रिक्तिका होगा, इसी को बच्चे बोलते हैं ना झूठा पैर, फॉल्स फीट इसी को बोलते हैं, ठीक है। और अंत में क्या करेगा, ये भोजन को अपने अंदर ले लेगा और भोजन के अंदर जितने सारे न्यूट्रिशन रहेंगे उनको क्या करेगा, ये मतलब सकिंग कर लेगा, उसको यूज कर लेगा और बाद में जो वेस्ट पदार्थ बचेंगे उसको धीरे धीरे शरीर से एलिमिनेट कर देगा, यानी कि बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रक्रिया होता है अमीबा में पोषण का, ठीक है। ये पोषण जैसे ही अपने शिकार को देखेगा अपने शरीर को जो है उसी के अकॉर्डिंग टेढ़ा मेढ़ा करता रहेगा, मूव करता रहेगा, ठीक है। और अंत में अपने शरीर को इसे हाथ की तरह मतलब बना लेगा और उसको पकड़ लेगा, ठीक है, और अपने शरीर के अंदर ले लेगा भोजन को और उसको यूज कर लेगा, ठीक। अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, ये जान लीजिए, अमीबा एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। ओके, आपको ये भी समझ में आ गया है, ठीक।
हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग बात करेंगे अब मानव में या जंतुओं में पोषण। ठीक है, हम लोग बात करेंगे जंतुओं में पोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, जंतुओं में पोषण कैसे होता है। तो देखिए, कोई भी जीवधारी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, सबको जिंदा रहने के लिए पोषण की आवश्यकता पड़ती है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, लेकिन हर एक जंतु में पोषण की जो विधि होती है वो समान नहीं होता है। ठीक है, अलग अलग विधियां होती हैं भोजन को करने की, यानी पोषण करने की। ठीक है, और उसके भोजन को पचाने के कई चरण भी होते हैं। ऐसा नहीं कि भोजन को सबके पास माउथ होता है और सबके पास विकसित पाचन तंत्र होता है। ठीक है, अलग अलग सबके अंदर होता है। ठीक है, तो भोजन करने की ना एक स्टेप होता है, एक जो है क्रम होता है। तो कौन कौन सा क्रम होता है जंतु में, देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें जो है 5 मुख्य चरण होते हैं, 5 मुख्य चरण होते हैं। ठीक है, जंतुओं में पोषण करने के 5 मुख्य चरण होते हैं। ठीक है, पहला चरण क्या है, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण होता है। ठीक, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पाचन। दूसरा होगा पाचन, दूसरा चरण होगा पाचन। ठीक, तीसरा होगा अवशोषण। तीसरा क्या होगा, अवशोषण। ठीक, चौथा क्या होगा, स्वांगीकरण। चौथा होगा स्वांगीकरण, और पांचवा होगा बहिक्षेपण। ठीक है, होगा बहिक्षेपण। ठीक, अब बच्चे यही 5 चरण होते हैं हर एक प्रकार के जंतुओं में। ठीक है, सबको एक करके देखते हैं। अंतर्ग्रहण मतलब क्या होता है बच्चे, जो जीव जंतु होते हैं जब भोजन को अपने मुख के अंदर लेते हैं, ठीक है, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं ना अंतर्ग्रहण करना, यानी कि भोजन को, उस निवाले को अपने माउथ के अंदर इनटेक करना ही अंतर्ग्रहण कहलाता है। ठीक, और जब जंतु के अंदर भोजन आ जाता है तो उनमें पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो उसको बोलते हैं पाचन। ठीक, पाचन मतलब होता क्या है, जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम की सहायता से जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, अब पाचन के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है, अवशोषण की। मान लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर भोजन पच गया है, अब पचे हुए भोजन का क्या होगा, अवशोषण होगा। अवशोषण होता है बच्चे कहाँ पे, हमारी छोटी आंत में। ठीक है, मनुष्य के अंदर जो पाचन होता है वो छोटी आंत में पूर्णतः पाचन होता है, और इसी छोटी आंत के अंदर होता है बिलाई। ठीक है, बिलाई एक अंगुली की जैसी से संरचना होती है। ठीक है, और इसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं, पतली पतली खून की नसें होती हैं। ठीक है, जो छोटी आंत होता है इसे, ठीक है, छोटी आंत, इसी के अंदर ये संरचना होता है इसे। ठीक है, ये संरचना, और इसे में महीन महीन नसें होती हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो होता है। ठीक, और जब भोजन जो है पचने के बाद छोटी आंत में आता है, ठीक, तो इसके अंदर से जो न्यूट्रिशन होते हैं, आवश्यक तत्व होते हैं, ठीक है, विटामिन, खनिज, प्रोटीन जो भी होते हैं, मतलब सबको क्या करता है, यही बिलाई क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है, और उसको ब्लड स्ट्रीम यानी रक्त प्रवाह में या रक्त धारा में छोड़ देता है। ठीक, और ब्लड क्या करता है, उस सोखे गए, अवशोषण किए गए जो खाद्य पदार्थ हैं उसको ले जाता है हमारी लास्ट में सेल यानी कि कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। ठीक, तो बच्चे समझ गए आप लोग अवशोषण क्या होता है। अब बात करेंगे स्वांगीकरण की। ठीक है, स्वांगीकरण मतलब क्या होता है, स्वांगीकरण का मतलब होता है कि जो अवशोषण किए गए जो भोजन थे उनको कोशिकाओं तक पहुंचाना ही स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है, कोशिकाओं तक पहुंचाना ही स्वांगीकरण कहलाता है। मतलब कि जब अवशोषण हो जाता है, अवशोषण के बाद
बिलाई की सहायता से जब आवश्यक पदार्थ को सोख करके रक्त में छोड़ दिया जाता है और रक्त ले जाता है कोशिकाओं तक, और कोशिकाएं क्या करती हैं, उसी भोजन को या जो अवशोषित किए गए जो पदार्थ थे, खाद्य पदार्थ थे, उसको जब ये यूज करते हैं यानी उपभोग करते हैं, तो इसी क्रिया को बोलते हैं स्वांगीकरण बोलते हैं। ठीक है। लास्ट बचता है वैक्षेपण। ठीक है। अब वैक्षेपण मतलब क्या होता है बच्चे? मतलब जो अपच भोजन होते हैं, यानी कि बिना पचे हुए भोजन। ठीक है। देखिए सभी भोजन नहीं पचते हैं, जो इसेंशियल यानी जो आवश्यक चीजें होती है ना, वही जो है रक्त में जाती हैं, बाकी जो वेस्ट होते हैं ना, उनको जो है बड़ी आंत में, छोटी आंत होता है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत होता है। ठीक। तो बड़ी आंत के द्वारा जो है उसको शरीर से बाहर निकाल देना ही वैक्षेपण कहलाता है। ठीक। आशा करते हैं कि ये भी प्रक्रिया आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मनुष्य में पोषण या मनुष्य में पाचन तंत्र। ठीक। बात करेंगे कि मनुष्य के अंदर पाचन तंत्र कैसे होता है। ठीक। ये हमने जो 5 प्रक्रियाएं पढ़ी, 5 चरण, ये जो है हर एक जंतु में होता है। ठीक। लेकिन सबके अंदर विकसित पाचन तंत्र नहीं होता है। तो हम लोग बात करेंगे मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र। ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। मानव पाचन तंत्र। ठीक। देखिए अगर आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है कि मनुष्य के अंदर एक विकसित सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। ठीक है। जो मुख गुहा से लेकर के मलाशय तक मतलब फैला होता है, जिसको बोलते हैं ना आहार नाल। ठीक है। ये मनुष्य के अंदर जो आहार नाल होता है, ये मुख से लेकर के मलाशय तक मतलब फैला होता है, मुख से लेकर के मलाशय तक फैला होता है। ठीक। हम लोग अभी इसको चित्र की सहायता से समझेंगे कि आखिरकार मनुष्य के अंदर पाचन तंत्र कैसे होता है। ठीक है। तो देखते हैं, हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं मनुष्य का। ठीक है। एक चित्र बनाते हैं और देखते हैं, ये थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक। ये थोड़ा मिटाते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाए। यहाँ बनाते हैं इधर साइड में। ठीक है। चलिए हमने
फटाफट एक चित्र बना लिया, ठीक है। हम लोग फटाफट एक चित्र बना लिए, चित्र बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, बस समझाने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक चित्र है मानव पाचन तंत्र का, ठीक है। अब मानव पाचन तंत्र में बच्चे जो आहार नाल होता है, ये देखिए यहाँ पे दिया है माउथ, ये है माउथ, ठीक है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं ना मुख गुहा, मुख गुहा, ठीक है। ये नोजल कैविटी होता है, नासा मार्ग होता है, ठीक है, खैर इसका भी काम नहीं है। तो बच्चे जब हम लोग भोजन को मुख गुहा से प्रवेश कराते हैं, मान लीजिए ये हमारा भोजन हो गया, जब एंट्री कराते हैं, ये जो है बच्चे ग्रंथियां हैं, पाचक ग्रंथियां, इसको बोलते हैं हिंदी में लार ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां, ठीक है, लार ग्रंथियां। मनुष्य के माउथ के अंदर 3 लार ग्रंथियां होती हैं, कितनी? 3 होती हैं। सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है बच्चे उसका नाम होता है ना पैरोटिड, पैरोटिड। मनुष्य के अंदर 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ठीक है, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ठीक। 3 लार ग्रंथियां होती हैं, पैरोटिड और एक होता है सब मैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर और सब लिंगुअल, ठीक है। ये याद रखिए बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य के माउथ के अंदर कितनी लार ग्रंथियां होती हैं, तो टोटल 3 लार ग्रंथियां होती हैं। उनमें से जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, उसका नाम है पैरोटिड ग्रंथि बच्चे, ठीक है। इन ग्रंथियों से लार यानी सलाइबा निकलता है, ठीक है, और इन्हीं सलाइबा में बच्चे क्या होता है, एक एंजाइम होता है टाइलिन, टाइलिन, ठीक है, जो कि स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, यानी कि तोड़ता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ देता है। कौन? हमारे लार के अंदर जो टाइलिन यानी सलाइवरी एमाइलेज होता है वो टाइलिन होता है, ठीक है। ये लार ग्रंथियां होती हैं, इनमें पाचक एंजाइम होता है, यही माउथ से ही भोजन का पचना यानी पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो लार होते हैं, इन ग्रंथियों से जो सलाइवा निकलता है, जो लार निकलता है, वो क्या करता है बच्चे, भोजन को गीला करने में भी सहायता करता है। भोजन को यानी जो हमारा गला होता है ना माउथ, इसको भी गीला रखता है, भोजन नली को भी गीला रखता है और भोजन को भी गीला रखता है, ताकि पाचन या जो भोजन होता है ना, जैसे मान लीजिए भोजन खाए, ये पार्ट यहाँ पे आ गया, इसमें हमारे बक्कल कैविटी यानी माउथ के अंदर दांत भी होते हैं, तो दांत का कोई रोल नहीं होता पाचन में। दांत का जो मेन काम होता है बच्चे, वो होता है भोजन को टुकड़े में काटना, पीसना, ठीक है, ये काम होता है। हालांकि पाचन जो शुरू होता है ना हमारे इस एंजाइम की सहायता से होता है, ठीक। अब मान लीजिए कि भोजन हमारा माउथ से होते हुए, ये जो है बच्चे इसको बोलते हैं ना भोजन नली, इसको बोलते हैं भोजन नली, भोजन नली यानी इंग्लिश में फूड पाइप बोलेंगे, ठीक है। अब भोजन नली में बच्चे भोजन जब आता है, इसमें ना एक गति होता है बच्चे, इसको बोलते हैं ना कर्मांकुचन गति। भोजन नली यानी फूड पाइप में एक प्रकार का गति होता है, जिसको बोलते हैं कर्मांकुचन गति, ठीक है, कर्मांकुचन, इसको बोलते हैं पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। कर्मांकुचन गति मतलब होता है ना जिसे एक कीड़ा चलता है, इसे टेढ़ा मेढ़ा, इसे इस टाइप का, यानी कि भोजन को इसे पिचकाएगा, ढकेलेगा, ठीक है, इस टाइप से, ठीक। इसमें कोई ग्रंथियां वगैरह नहीं होती हैं, सिंपल सा होता है। इसके जो मसल्स होते हैं वो कर्मांकुचन गति करते हैं और भोजन धीरे धीरे खिसकता आता है, ठीक है। और क्या होता है इसके बाद हमारा ये जो है बच्चे अमाशय, ठीक है, अमाशय में यानी पेट में भोजन पहुंचता है। अब बच्चे इस पेट के अंदर भी कुछ ग्रंथियां होती हैं, जिसको बोलते हैं ना जठर ग्रंथि। पेट के अंदर कुछ ग्रंथियां होती हैं जिसको बोलते हैं ना जठर ग्रंथि, ठीक। और इन्हीं जठर ग्रंथियों में से क्या बनता है, जठर रस का श्रावण होता है, यानी कि जठर ग्रंथ से जठर रस का श्रावण होता है। हम लोग इधर समझते हैं, ठीक है। ये जो जठर रस होता है, ये बच्चे जठर ग्रंथ से निकलता है। जठर यानी पेट, जठर मतलब होता है पेट, पेट के अंदर कौन सी ग्रंथ, जठर ग्रंथि।
जठर ग्रंथ से कौन सा रस स्रावित होता है? जठर रस। ठीक, अब ये जठर रस में क्या क्या मिला होता है? इसमें होता है पेप्सिन, इसमें होता है पेप्सिन, HCl, और क्या होता है? म्यूकस होता है। ठीक है, म्यूकस। ये तीन चीजों से मिलकर के जठर रस बना होता है बच्चे। ये जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। कौन? पेप्सिन। ठीक, जैसे मान लीजिए हम कुछ पदार्थ खा रहे हैं, उसमें से प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है, तो प्रोटीन के पाचन में सहायता कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम करता है। ठीक है, जो ये HCl होता है, ये हमारे शरीर के अंदर, जैसे मान लीजिए जब हम लोग भोजन वगैरह करते हैं ना, भोजन, तो भोजन के साथ साथ ना कुछ बैक्टीरिया, कीटाणु आ जाते हैं, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर। तो क्या करते हैं, ये HCl ना उन कीटाणुओं को मारता है। ठीक है, यानी जो सूक्ष्म जीव हो जाते हैं ना, सूक्ष्म जीव, इनको ये किल करता है, मारता है। ठीक है, और एक काम क्या करता है ये HCl, हमारे शरीर में ना जो अम्ल होता है ना, अम्लीयता, ठीक है, एसिडिटी, इसको क्या करता है? मेंटेन किया रहता है। ठीक है, देखिए बच्चे, हमारे शरीर के अंदर एसिड का होना भी जरूरी है और क्षारीय माध्यम भी जरूरी है। ठीक है, दोनों मेंटेन होना चाहिए। तो HCl का ये काम हो गया। ठीक है, अब ये HCl मतलब बताओ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, इसको तेजाब बोलते हैं। अब तेजाब बच्चे ज्वलनशील होता है, अगर हमारे हाथ पैर त्वचा पे कहीं पड़ जाए तो जला देता है। ठीक है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पेट के अंदर ये HCl है, तो हमारा पेट जलता क्यों नहीं है? ठीक, तो बच्चे हमारे पेट के इनर लाइनिंग पे, ऐसे अंदर की तरफ ना, जो पेट की अंदर की दीवार होती है, इस दीवार पे जो म्यूकस है बच्चे, म्यूकस, ये इसे गाढ़ा सा पदार्थ होता है, लार की तरह। ठीक है, ये ऐसे एक लेयर बना लेता है पेट में, हमारे भोजन नली में, आंतों के अंदर, हर जगह जहाँ जहाँ भोजन जाता है, मूव होता है, वहाँ पे जो है अंदर अंदर से ये म्यूकस बच्चे एक लेयर बनाता है, एक परत बना लेता है। ठीक है, ताकि हमारा जो वो आर्गन मतलब जले ना। ठीक है, तो ये हो गया जठर रस और उसके प्रकार और उसके कार्य हो गया। ठीक है, अब बच्चे पेट के बाद हमारा जो भोजन, हमारे पेट में लगभग 3 से 4 घंटे भोजन लगभग रहता है। ठीक है, उसके बाद भोजन मूव कर जाता है कहाँ पे? ये देखेंगे, ये जो दिख रहा है, ये पेट के बाद जो ये संरचना आपको दिख रहा है, ये, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चे छोटी आंत। नाम तो इसका है छोटी आंत, छोटी आंत। ठीक है, ये बच्चे छोटी आंत का जो आकार होता है ना, लगभग 20 से 21 फीट लंबा होता है। छोटी आंत जो होता है ना, ये 20 से लेकर के 21 फीट लंबा होता है। नाम भले छोटी आंत है, लेकिन लंबाई में वो काफी लंबा होता है। ठीक है, और जो थोड़ा आप लोग देख रहे होंगे छोटी आंत जाकर के थोड़ा यहाँ एक दूसरी आंत दिख रही है, थोड़ा मोटा है साइज में। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चे बड़ी आंत, इसको बोलते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत। तो पेट से जुड़ा होता है छोटी आंत, छोटी आंत से जुड़ा होता है बड़ी आंत। तो पेट के बाद भोजन आता है छोटी आंत में। ठीक है, अब छोटी आंत में बच्चे भोजन का अवशोषण होता है, यानी कहा जाए कि जो भोजन का पूर्णतः पाचन होता है, कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, भोजन का जो पूर्णतः पाचन, हमारे शरीर में भोजन का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? तो इसका आंसर है, जवाब है छोटी आंत के अंदर। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम अभी पहले ही बताए कि छोटी आंत के अंदर बिलाई नामक संरचना होता है, बिलाई अंगुली की जैसी संरचना होता है। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल के लिए ये, ठीक है, छोटी आंत के अंदर ऐसे मौजूद होता है इसे। ठीक है, और इसी में महीन महीन ब्लड कैपिलरीज होती हैं, यानी कि नसें होती हैं जिसमें खून फ्लो होता बहता है। तो क्या होता है, भोजन पचने के बाद जब हमारी छोटी आंत में आता है, तो भोजन के अंदर जितने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, ठीक है, ये सब उसके द्वारा अवशोषित किया जाता है। किसके द्वारा? इसी बिलाई के द्वारा। ठीक है, और ये सो करके इसको जो है भोजन, ये जो भोजन से मिला था उनको सोखने के बाद क्या करता है, ये हमारे रक्त धारा में, रक्त में छोड़ देता है, और रक्त क्या करता है, उसको अंत में सभी कोशिकाओं के पास पहुंचा देता है। ठीक है, सभी कोशिका के पास पहुंचा देता है। ठीक, ये हो गया छोटी आंत की कार्य। अब कुछ भोजन बच जाते हैं जो पचते नहीं हैं, उनको लास्ट में भेजा जाता है ये मोटी वाली आंत में, जिसको बोलते हैं ना बड़ी आंत। और बड़ी आंत क्या करता है, उस अपच भोजन को, या होता बच्चे गुदा द्वार होता है लास्ट में। ठीक है, इसको बोलते हैं एनस, एनस के
द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, देखिए बच्चे पाचन में कुछ और ग्रंथियां हैं जो कि सहायता करती हैं, आप लोग को बता दे रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। इसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक संरचना दिख रहा है बच्चे, जिसको बोलते हैं ना लीवर। लीवर यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको यकृत। ठीक है, और लीवर के जस्ट नीचे की साइड में एक छोटा सा और चित्र दिख रहा होगा, जिसको बोलते हैं बच्चे हिंदी में पित्ताशय। पित्ताशय इंग्लिश में बोलते हैं ना गॉल ब्लैडर, GALLBLEDR, गॉल ब्लैडर। ठीक है, इसको पित्त की थैली भी बोलते हैं, पित्त की थैली। ठीक है, अब इनका कार्य क्या होता है समझते हैं। ये जो लीवर होता है बच्चे, ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, और लीवर कार्य क्या करता है, लीवर के अंदर से पित्तरस का स्रावण होता है। लीवर के अंदर से पित्तरस का स्रावण होता है। ठीक है बच्चे, और ये जो पित्तरस निकालता तो लीवर है, लेकिन ये पित्तरस स्टोर कहाँ होता है जाकर के, इसी पित्ताशय के अंदर। ठीक है, देखिए पित्तरस कहाँ बना, लीवर के अंदर। ठीक है, लेकिन वो रस आकर के मतलब जमा कहाँ हो रहा है, इस पित्ताशय के अंदर। पित्ताशय थैलीनुमा छोटी संरचना होती है, और उसी के अंदर जो है ये पित्तरस आकर के इकट्ठा हो जाता है। ठीक, और बच्चे पित्तरस का जो कार्य होता है, ये वसा के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, वसा के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि लीवर के कार्य क्या होते हैं और ये पित्ताशय क्या होता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है बच्चे ना कि पित्तरस पित्ताशय से निकलता होगा, नहीं, सेम लग रहा है, लेकिन पित्ताशय एक केवल थैली है, आश्रय है किसका, पित्तरस का। ठीक, पित्तरस बनता तो लीवर में, लेकिन आकर के इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय के अंदर। ठीक है, ग्रंथि बच रहा है यहाँ पे, ये देखिए छोटी सी मिर्ची की तरह, सूखे मिर्ची की तरह दिख रहा है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है अग्न्याशय। इसका नाम होता है अग्न्याशय। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बच्चे पैनक्रियाज, PANCREAS, पैनक्रियाज। ठीक, अग्न्याशय से बच्चे अग्न्याशयी रस निकलता है, अग्न्याशयी रस। ठीक है, इस अग्न्याशयी रस में भी कई प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, जैसे टाइलिन हो गया, रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया। ठीक है, जो कि प्रोटीन वगैरह के पाचन में सहायता करते हैं। ठीक, तो हमारे पैंक्रियाज से भी पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं, जो कि भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। ठीक है, और बच्चे इसी अग्न्याशय से ही एक प्रकार का हार्मोन्स का स्रावित होता है। उस हार्मोन्स का नाम होता है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन। हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कहाँ होता है, तो अग्न्याशय से होता है। ठीक है, पैंक्रियाज से। बच्चे इंसुलिन हार्मोन बहुत ही जरूरी होता है। काम क्या करता है, ये इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में जो शुगर की मात्रा होती है, ये शुगर की मात्रा यानी शुगर के जो लेवल होता है ना, मात्रा, इसको क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, कौन, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, यानी कि जो हमारे अंदर ब्लड के अंदर या हमारे बॉडी कोशिकाओं के अंदर जो शुगर का लेवल होता है ना, शुगर बढ़ जाता है, तो क्या करता है, इस शुगर को ये मेंटेन करता है। कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग डेली शुगर यूज करते हैं चावल की सहायता से। चावल में भी कार्बोहाइड्रेट होता है ना, शुगर होता है, आलू में भी होता है, रोटी में भी होता है, और चाय वगैरह मीठा वगैरह भी खा लेते हैं ना थोड़ा बहुत डेली, तो उससे हमारे शरीर के अंदर शुगर बढ़ता है, शुगर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, पैंक्रियाज ये इंसुलिन हार्मोन बनाता है। ठीक, और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, जो हमारे शरीर में शुगर बन गया था, उस शुगर को उठा करके क्या करता है, ये रक्त में छोड़ देता है, ब्लड में छोड़ देता है। ठीक है, ये और रक्त क्या करता है, उसको मतलब किडनी की सहायता से छान करके बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ऐसे में हमारा जो है, हमारे शरीर के अंदर जो है शुगर की जो लेवल है, मात्रा बच्चे कंप्लीट रहता है, यानी मेंटेन रहता है, ना कम होता है ना अधिक होता है। ठीक है, और बहुत लोगों के अंदर बच्चे जब क्या होता है, यही हमारा पैंक्रियाज जो ग्रंथ है ना, ये अनबैलेंस होता है, जब प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो इसके अंदर से ये इंसुलिन हार्मोन्स कम स्रावित होता है या होता ही नहीं है,
तो उस व्यक्ति के अंदर शुगर की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, तो जब वो डॉक्टर से चेक कराते हैं तो पता चलता है कि आपके अंदर शुगर हो गया है। ठीक, तो ये मत सोचिए कि हम लोग अधिक मीठा खा लिए तो हमारे अंदर शुगर हो गया, नहीं। शुगर बच्चे कंट्रोलिंग कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि जब कोई व्यक्ति शुगर का मरीज होता है ना, तो डॉक्टर उसको शुगर की एक गोली देता है। उस गोली में बच्चे देखेंगे आप लोग ध्यान से ना, उसमें इंसुलिन होता है। उस गोली में जो टेबलेट होता है ना, उसमें इंसुलिन हार्मोन्स मिला होता है, इसीलिए उस व्यक्ति के अंदर शुगर कंट्रोल रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इन ग्रंथियों के बारे में आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसको फिर से बता देंगे, समझा देंगे। ठीक है, नहीं तो फिर से एक नया वीडियो बना देंगे, उसमें और बेहतरीन समझा देंगे। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए और अपना नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, नोट्स हमारा जो है इस यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करते हैं कि मानव में पाचन तंत्र आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे बच्चे श्वसन के बारे में। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा श्वसन। हम लोग बात करेंगे श्वसन यानी कि रेस्पायरेशन। ठीक है, श्वसन के बारे में चलिए बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग अब आगे का टॉपिक जो है अगले वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मिलेगा। और बाकी जो श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ठीक है, ये सब जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप लोग हमारे इस चैनल को दिलीप बायोलॉजी ओलंपियाड को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे।